जय हिंद साथियों। स्वागत है सभी का। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं आजकल भारतीय संविधान की, जिसमें हमने भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इनके जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके भी हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी को मैक्सिमम तथ्य मिल रहे होंगे और सभी चीज़ समझ में भी आ रही होगी। तो आज हम भाग 5 की चर्चा करेंगे। भाग 4 का तक हमने चर्चा कर लिया है। तो भाग 5 में आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 52 से 151 तक है। मतलब हमारा जो संघ है, संघ का जितना भी केंद्र सरकार की जितनी भी पावर्स हैं, वो सारी भाग 5 में ही आ जाती हैं, सारी कवर हो जाती हैं मैक्सिमम। तो ये भाग कम से कम 4-5 दिन तो चलने वाला है कंटिन्यू। 4-5 वीडियो तो इसके बन ही जाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो भाग 6 समझने में आपको कतई कष्ट नहीं होगा, जितना आप भाग 5 में है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही भाग 6 में राज्य में राज्यपाल होता है। और भाग 5 में जैसे प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही उधर मुख्यमंत्री होता है। तो भाग 5 को बहुत अच्छे से समझना है और इसको पॉइंट लिखते रहना, छोटे मोटे अपनी जो है नोट्स भी बनाते रहना, ताकि इसको समझने में ज़्यादा कष्ट ना हो और आगे आप भाग 6 अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि सब कुछ सारा सार मैक्सिमम इसी में है। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा संविधान आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके जो अभी तक पढ़ा है वो भी, और जो आगे पढ़ोगे वो भी। तो इस पर विशेष ध्यान देना। तो शुरुआत होती है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ भारत, राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट ऑफ भारत अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है अभी करंट टाइम में। तो इनके प्रेसिडेंट ऑफ भारत के पद जो है आर्टिकल 52 में आता है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हमारे देश में कौन सी है, और एक दो देशों की हम तुलना भी कर लेंगे तो क्या अंतर है दोनों में। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है वो अपनाई जाती है। ठीक है। जैसे ये है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। इसमें दो प्रकार की है, ये संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है। इसको थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं। तो हमारे देश में संसदीय सरकार है, मतलब संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय सरकार ही चल रही है। और दूसरा एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार तो हम अभी आगे पढ़ेंगे पूरा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख जो है अपने कार्यकाल तथा उनकी नीतियों का निर्णय एवं कार्य के संबंध में काफ़ी हद तक विधायिका से स्वतंत्र होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें क्या है, हमारे में क्या है, न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पर न्यायपालिका हमारे संसद द्वारा बनाए हुए कानून पर रोक लगा सकती है अगर उनमें उसने जो भी विधि बनाई है उसमें अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस विधि को पूर्ण रूप से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसमें विधायिका से स्वतंत्र होता है, उसकी नीतियाँ जो हैं ये। कुछ देशों में बहुल कार्यपालिका भी, प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी अपनाई जाती है। ये तीसरी प्रकार की कार्यपालिका है, बट ये बहुत ही कम देशों में है। जैसे अभी ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसमें क्या, कार्यपालिका में 7 सदस्य संघीय परिषद हैं, 7 लोग हैं। तो इसमें क्या है, बारी बारी से एक एक करके अध्यक्ष बनाने का मौका दिया जाता है। जैसे आज एक है तो और सभी को बराबर समय बांटा जाएगा, इस तरह से है। तो अध्यक्षात्मक समझ गए। और संसदीय प्रणाली में क्या है, राष्ट्रपति है वो प्रमुख होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री, और उसके नीचे फिर पूरी मंत्रिपरिषद रहती है। और इसमें क्या है, वास्तविक शक्तियाँ मंत्री में निहित होती हैं। राष्ट्रपति हमारे जो है वो औपचारिक प्रमुख है, बट सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और वास्तविक जो जो मंत्री हैं, वास्तविक शक्तियाँ उनके पास हैं, मंत्रिपरिषद हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, इधर भी ऐसा ही है। ब्रिटेन और इंडिया के जो सरकार है उसमें क्या अंतर है? देखो, ब्रिटेन में जैसे राजा होता है ना, ब्रिटेन का राजा, ऐसे ही इंडिया में राष्ट्रपति होता है। बट अंतर बस इतना है कि ब्रिटेन का जो राजा है, जो रानी है, अभी रानी थी पहले, उनका जब देहांत हो गया उसके बाद उनके लड़के राजा बने। तो उधर क्या है कि वो वंशानुगत है, कि वो
पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को हैंडिंग टेक ओवर उनका आपस में ही चल रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये इतना ही अंतर है बस। बाकी उधर भी प्रधानमंत्री उनका मेन मुखिया है, इधर भी हमारे प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति हमारा औपचारिक रूप से, उधर राजा भी औपचारिक रूप से, बट काम सारे राष्ट्रपति के ही नाम से होंगे। फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे उधर फॉर द किंग ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इस तरह से। तो ये संसदीय प्रणाली समझ गए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ है, अमेरिका में है। संसदीय, देखो इसके बारे में अगर पढ़ोगे तो बहुत, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी अलग से पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन बस इतना ही समझ लो थोड़ा। बहुल कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये सब क्या है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। यह एक ट्रिक है, इसको आप अच्छे से रट लो, ठीक है। इस ट्रिक में क्या है, आपके आर्टिकल जो है 51 से लेके 52 से लेके 62 तक आर्टिकल सारे कवर हो जाएंगे। पकानी रीका दुयोश समरी, बस पकानी रीका दुयोश समरी, पकानी रीका दुयोश समरी। ये जो ट्रिक है ये आपकी आर्टिकल 52 से लेके और 62 तक सारा है। तो अब हम बताते हैं कैसे है। देखो, पा से पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक से हम इसको वेरीफाई करेंगे। पहला है आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका का प्रधान, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 57 दोबारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, आर्टिकल 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, और आर्टिकल 62 अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है किसी वजह से, उनके आकस्मिक देहांत हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें भरने के लिए दोबारा से निर्वाचन कराना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। और आकस्मिक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावली नहीं पदावधि है, ठीक है। तो इसमें अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो ये जो ट्रिक के हिसाब से बता देता हूँ कि ट्रिक के हिसाब से क्या है। देखो, पकानी रीका दुयोश शमरी, प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो है पा से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, पकानी नी से निर्वाचन, पकानी रीका री से रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, का से कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये इधर रीति, पकानी रीका दुयोश राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, तो दुयोश। अब योश है योग्यताएं, ठीक है। इसमें देखो कलर चेंज करते हैं इसका, तभी समझ में आएगा। तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, दू से योश योग्यताएं, श से शर्तें, दुयोश, फिर शमरी शपथ, म से महाभियोग, री से रिक्त, पद रिक्त हो जाएगा तो जो भी पदभार संभालेगा राष्ट्रपति के पद का, उनके पदावधि, आकस्मिक व्यक्ति को बिठाने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। तो आर्टिकल 62 तक आपका क्लियर है। अब यही 62 तक हमें पूरा डिस्कस करना है आज। ये ट्रिक याद कर लेना, पकानी रीका तो योश शमरी, सीधे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ठीक है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की रीतियाँ, निर्वाचन की रीतियाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल, और राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति की जो पद रिक्ति हो जाएगी तो कौन पदभार संभालेगा और उसकी अवधि, ठीक है। एक बार फिर से, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का कार्यकाल,
दोबारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति की पद रिक्त पे होने पे कौन पदभार संभालेगा और उसके पदावधि। तो ये सारी ट्रिक से क्लियर हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 50। इसमें देखो राष्ट्रपति के वेतन से रिगार्डिंग देखते हैं। तो राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता कितना मिलता है? राष्ट्रपति को वेतन भत्ता 5 लाख है अभी, ठीक है। पहले 1.5 लाख रुपए था, लेकिन वर्तमान में 5 लाख रुपए है और इसको संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि हम बताएंगे आपको आगे। अभी फिर क्या है, बहुत सी चीज़ें एकदम सफल हो जाएंगी, हम बहुत सी भूल जाएंगे। और जो भी ये वेतन राष्ट्रपति को मिलता है, इस पर राष्ट्रपति को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति के वेतन के रिगार्डिंग है। अब राष्ट्रपति का पद, अभी सारे आर्टिकल के डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, यही है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं शुद्ध का प्रतीक होता है। भारत का प्रथम नागरिक एवं राज्य का प्रमुख होता है। बस इतना याद कर लो, भारत का प्रथम नागरिक और राज्य का प्रमुख होता है और भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। यह भी एकदम संविधान में कड़क लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। और भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। बताइए कि जितने भी है औपचारिक प्रधान हमारे देश का राष्ट्रपति, लेकिन जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। राष्ट्रपति का नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व प्रधान मंत्रिमंडल में निहित होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 याद कर लेना। 53 संघ की कार्यपालिका का प्रधान। अब संघ की कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका देखो हमारी संसद है, ठीक है। तो संसद में क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 चीज़ें हैं। तो इनका सबका प्रधान जो है अपना राष्ट्रपति है, और जिनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं व अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति या तो स्वयं इन शक्तियों का यूज करता है या फिर उसके अधीन जितने भी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से करता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखो इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है? संसद के दोनों सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी भाग लेते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखना, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसको नहीं है वो बता देता हूँ। देखो राष्ट्रपति ने जिसको मनोनीत किया है, तो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी नहीं भाग लेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य वो भी भाग नहीं लेंगे। तो मतलब राष्ट्रपति द्वारा जहाँ भी मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तीनों ही ये भाग नहीं लेंगे। और विधान परिषद भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि विधान परिषद ज़्यादा है नहीं। अभी जो टॉपिक आएगा विधान परिषद के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर विधान परिषद भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। बस कौन कौन नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के राज्य विधानसभा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और बाकी सभी लेंगे, ठीक है। 17वें संविधान संशोधन में 1992 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश जो विधानसभाएं हैं, क्योंकि हम ऊपर क्या बताया, ये विधान परिषद और ये केंद्र शासित प्रदेश भी भाग नहीं लेते हैं, बट अपने राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी, इनके ये संघ शासित प्रदेश हैं, इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है, तो ये भाग लेते हैं। अभी नेक्स्ट है आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। तो इसको ऐसे याद कर लो, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा, मतलब इसमें राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो जो सदस्य भाग लेने वाले वो तो बता ही दिए, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और इसमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अभी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होती है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो एकल संक्रमणीय क्या होता है? एकल संक्रमणीय जो है एक एक करके वोट नहीं देना है, ठीक। और अनुपातिक पद्धति क्या है?
चलो इसके देखो, ये नीचे जो है इसके पूरा हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, ऐसे राष्ट्रपति जैसे हम अभी वोटिंग करने जाते हैं तो एक वोट मैंने डाल दिया, तो इसमें क्या एक वोट ऐसा नहीं है कि हमने दिया तो एक वोट ऐसे, बट राष्ट्रपति का क्या है, जैसे मान लो ये देखो ए और ये देखो इधर A B C D 4 लोग खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, और माना कि कुल पद मत कितने हैं, 3000 हैं। तो इसका न्यूनतम कोटा कितना होता है, न्यूनतम कोटा क्या होता है, देखो इधर देखो मैंने लिखा हुआ है, कुल मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त करना न्यूनतम कोटा कहलाता है। ठीक है, 50% से अधिक जिसको भी मत प्राप्त होंगे वही जीत जाएगा, यही तो रीति है। अब इसमें माना कि कुल मत कितने हैं, 3000 है, तो न्यूनतम कोटा कितना हो गया, 1501। ठीक है, अब इसमें 4 लोग खड़े हुए हैं, A B C D नाम के 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो पहला फेज आया, तो इसमें वोटिंग कैसे करते हैं, जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं तो इसको वरीयता के हिसाब से वोट दिया जाएगा। जैसे मान लो 1 2 3 4, वरीयता के हिसाब से वोट दिया जाएगा। तो मान लो मैं ए को ज़्यादा पसंद करता हूँ तो ए को मैं 1 नंबर पर रखूँगा, बी को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ तो मैं बी को 4 नंबर पे रखूँगा, सी को 3 नंबर पे रखूँगा, डी को 2 नंबर पे रखूँगा। मतलब वोट आपको चारों लोगों को देना है, ऐसा नहीं कि आपने एक वोट दिया तो और एक को ही दे दिया, ऐसा नहीं है। इसमें वरीयता के आधार पे आपको वोटिंग करनी होती है राष्ट्रपति को। तो चारों लोगों को वोट करना है वरीयता के, आप जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको 1 नंबर पे रखना है, जिसको सबसे कम पसंद करते हैं उनको 4 नंबर पे रखना है, और जिनको बीच में और भी पसंद मतलब 2-3 नंबर पे रखना है तो रख सकते हैं। तो इस तरह से वोटिंग होती है। तो ऐसे ही फर्स्ट फेज़ में इनको 1100 मत प्राप्त हुए, ए को, बी को 800, सी को 750, डी को 350, ऐसे इनको मत प्राप्त हुए। लेकिन जीतेगा तो कोई नहीं, क्योंकि 1501 जिसको मिलेंगे वही जीतेगा। तो फिर क्या होता है, इसमें किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, जिसको सबसे कम मतलब 4 वरीयता वाली, 4 वरीयता वाला जिनको सबसे ज़्यादा मिला होगा, या फिर 1 वरीयता वाला सबसे कम जिसको प्राप्त होगा, उसके वोट अलग से निकाल लिए जाएंगे, उसको बाहर कर दिया जाएगा। जिसको 1 नंबर वरीयता वाला, ध्यान देना, 1 नंबर वाला वरीयता जिसको सबसे कम मिला होगा, चारों में से सबसे कम मिला होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, और उसके वोटों में फिर देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले हैं, तो दूसरे नंबर वाली गणना की जाएगी और वही वोट इधर जोड़ दिए जाएंगे, इनमें ए और बी सी तीनों को दे दिए जाएंगे। तो इसमें देखे जाएंगे 2 नंबर पे किसको सबसे मतलब मिला है तो वो इसमें आ गए, फिर 3 नंबर पे किसको मिले वो इतने आ गए, 4 नंबर मिले वो इसमें जोड़ दिए गए। तो ऐसे इसमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन इतना जब जोड़ा तो 1170 हुए, ये 930 हुआ, ये 800 900 हुआ, और ये तो ख़त्म ही हो गया। तो अभी भी वरीयता प्राप्त मतलब न्यूनतम कोटा किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ है। अब क्या होगा, जिसे 2 नंबर पे सबसे कम सबसे जो जिसे 1 नंबर तो हो ही गया, ठीक है, 2 नंबर वरीयता हो गई, अब 3 नंबर वरीयता जिसकी होगी, ठीक है। मुझे लग रहा है इसको दोबारा से समझाना चाहिए, चलो एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं। चलो देखो क्या है, इसमें कुल मत मान लो हमने कितने माने हैं, 3000, ठीक है, और न्यूनतम कोटा हो गया 1501, 50% से अधिक अगर है तो न्यूनतम कोटा हो गया। तो A B C D 4 लोग राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए हैं। तो पहली बार वोटिंग हुई तो इनको 1100 मिले, इनको 800 मिले, इनको 750 मिले, इनको 350 मिले, ठीक है। तो अभी किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर जिसको भी, अभी वोटिंग कैसे होती है, वरीयता के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे वरीयता के हिसाब से होती है। तो किसको 1 2 3 4 वरीयता के हिसाब से होती है ना, जो प्रथम वरीयता होगी ना, जिसे कम वोट सबसे कम प्रथम वरीयता वाले मिले होंगे चारों में से, उसको बाहर कर दिया जाएगा और उसके वोटों को 3 में बांट दिया जाएगा। तो हमने माना कि ये डी के सबसे कम मतलब प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट डी को मिले हैं, तो प्रथम वरीयता के वोट कम मिले हैं, तो इसके जो वोट हैं बाकी तीनों में बांट दिए जाएंगे। मतलब फर्स्ट वरीयता किसको, सेकंड वरीयता किसको, थर्ड वरीयता किसको, वो इनमें बांट दी जाएगी। उसके बाद सेकंड फेज की वोटिंग हुई, इतने मिले इतने मिले तो भी इनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, फिर सी को भी बाहर कर दिया गया। फिर सेकंड वरीयता के हिसाब जितने वोट इसमें बांटे जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड में बांट दिए जाएंगे। तो इधर देखो 340 400, तो ये 1510 मिल गए, तो ये विजयी हो गए, ठीक है। तो ऐसे वोटिंग होती है, इसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रणाली, ठीक है, अनुपातिक प्रणाली। तो प्रथम चरण की हुई, सेकंड चरण, थर्ड की, अगर ऐसे मान लो 7-8 लोग खड़े हुए हैं एक ही पद के लिए,
तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कोई विजयी नहीं होगा। ये अनुपातिक प्रणाली हो गई। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है, जो सबसे कम वोट पाता है और उसके वोट बाकियों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं, जीतने के बाद उसकी जीत और बड़ी लगने लगती है, तो ये एकल संक्रमणीय होती है। वही बताया ना, जिसके कम वोट प्राप्त हुए तो उसको बाद में बाहर निकाल दिया गया और दूसरों में जोड़ दिया गया। ऐसे करके इनकी कंटिन्यू फेज चलते रहते हैं। तो ये थर्ड फेज में देखो विजयी हुए, 1510 वोट मिले हैं। तो राष्ट्रपति का जो कोटा क्या होता है, अब निकालना कैसे कोटा, तो कुल वैध मतों की संख्या अपॉन कुल स्थानों की संख्या +1 और फिर इधर से +1, ऐसे राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा हम निकालते हैं। तो इसमें वैध मत कितने हैं, 3000 हैं। कुल स्थान कितने हैं वो रख दो और इसका कोटा निकल आएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, अभी एक विधायक का मत कितना होता है, एक सांसद का मत कितना होता है, वो भी देख लो, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। ये है एक विधायक के मत निकालने की विधि। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी, जिस भी राज्य की निकालनी है उस राज्य की जनसंख्या इधर लिख दो, और उसमें कितने निर्वाचित सदस्य हैं, कितने तुम्हारे एमएलए हैं वो लिख दो। तो जनसंख्या अपॉन एमएलए इंटू 1/1000, बस ये तुम्हारा विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलेगा, सभी राज्यों के जितने भी निर्वाचित विधायकों के मतों के मूल्य का योग है वो, और बटे संसद के सदस्यों मतलब सांसदों की संख्या, बस इतना रख देंगे, एक सांसद का मत मूल्य निकल आएगा। तो ऐसे ही जब राष्ट्रपति की जीत होती है तो राष्ट्रपति की जीत तभी बड़ी लगती है। इनका फिर क्या होता है कि विधायक का मत मूल्य कितना है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर सांसद का मत मूल्य कितना वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसलिए फिर लगता है कि जीत लाखों में हुई, इतने लाख वोट से जीत गए। तो ऐसे करके ये निकालते हैं। चलो, तो अभी हम समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन जो रीति है कैसी है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के बाद से 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। बस इतना ही है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। अब आर्टिकल 57 में क्या है कि दोबारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, दोबारा राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे देश में ऑलरेडी हो चुका है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार वर्ष 1950 तथा 1962 में इनको राष्ट्रपति के पद के रूप में चुना गया था। लेकिन हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, बट 2 बार बन चुके हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। बट हमारे देश में कहीं लिखा नहीं है कितनी बार चुना जा सकता है, बट अभी तक 2 ही बार एक इंसान बना है। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति पद धारण करेगा या कर चुका है संविधान के अधीन रहते हुए पद का पुनर्निर्वाचित पात्र होगा, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है वो कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद बता दिया ना। ठीक है, आर्टिकल 58। अब आर्टिकल 58 देखो, भारत के निर्वाचन होने की योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं। तो क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वह भारत का नागरिक हो, पहला वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित योग्यता रखता हो, मतलब एक सांसद होने की योग्यता भी रखता हो, और किसी के लाभ के पद पर ना हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाभ का पद क्या होता है, किसी लाभ का पद, सरकारी नौकरी को ही बोलते हैं लाभ का पद। तो याद रखना, लाभ का पद कहीं भी आए तो समझ लेना वो कहीं भी सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं रखता है, और ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। दूसरा है कि इसके नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए ही चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो 1957 से पूर्व ये प्रस्तावक अनुमोदन की न्यूनतम संख्या 10-10 थी, पर 97 के बाद 97 के आफ्टर क्या हुआ, 50-50 कर दिए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक उम्मीदवार, ये भी ध्यान देना, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार, तो ये जमानत राशि है,
देखो, जमानत राशि जब्त हो जाना, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, जमानत राशि जब्त हो जाना मतलब क्या होता है, कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा होता है किसी भी पद के लिए, किसी भी चुनाव में खड़ा होता है, जैसे प्रधान के पद पे खड़ा होता है, सांसद के, विधायक के, नगर पालिका, नगर पंचायत, राष्ट्रपति, अपना, तो इनके सबके किसी भी पद के लिए जो भी चुनाव में खड़ा होगा उसको जमानत राशि बैंक में जमा करनी होती है। वो जमानत राशि 15,000 रुपये है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है जमानत राशि, लेकिन इसमें क्या है कि जब ये जमानत राशि जब्त हो जाना का मतलब क्या है कि बहुत ही मतलब ऐसा समझ लो कि जब कोई जो चुनाव में खड़ा है अगर वो 1/6 भाग वोट नहीं पा पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाना कहते हैं। तो 1/6 भाग जिसको भी वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि इससे बहुत ही अपमान समझा जाता है कि आप चुनाव में खड़े, जीतने के लिए आपको 1/6 भाग भी वोट नहीं मिले, तो बहुत ही ये अपमान का प्रतीक है। इसलिए ये बहुत ही गंदा समझा जाता है कि जमानत राशि क्या होती है। पहले तो हम समझते ही नहीं थे कि जमानत राशि होती क्या है। तो ये हो गया, ठीक है, आर्टिकल 58। अब आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति की पद के लिए शर्तें। तो शर्तें तो ऑलरेडी बता ही दी हैं, राष्ट्रपति कोई भी लाभ के पद पे ना हो, यही मुख्य शर्त है। उसके बाद आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अपने CJI। ठीक है, और CJI को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, ये पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो CJI, तो इसमें क्या है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण करूंगा, भारतीय जनता की सेवा के लिए एवं कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की लगाने की प्रक्रिया क्या होती है कि राष्ट्रपति को संविधान, जब राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करने लगता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 59 में एक दो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, जैसे शर्तों में हमने ओनली वही एक ये भी है, पागल नहीं होना चाहिए, तो वो मतलब उसी में आ जाता है तुम्हारे चुनाव में, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये सब था। आर्टिकल 61 में जो महाभियोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, पहले तो यह याद रखना। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, और किसी जिस भी सदन में ला रहे हो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है कि महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित होगा, आगे तभी बढ़ेगा। और पारित तब होगा जब 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए किसी भी सदन में, पहले 2/3 से। तो जिसे पुनः दूसरे सदन में, पहले जिस सदन में 2/3 से पारित हुआ फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और दूसरा सदन पहले इन आरोपों की जांच करेगा, उसके बाद महाभियोग को प्रस्ताव दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास होगा तभी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकेगा। और इसके बाद राष्ट्रपति की उपस्थित होना भी जरूरी है। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को भी भेज सकते हैं, यह भी याद रखना। और महाभियोग दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से होना, पारित होना बहुत जरूरी है। और विधेयक पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक ऐसा किसी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ है, ना ही कोई महाभियोग के आधार पर किसी को हटाया गया है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने से उसको उसके भरने और भरने के बाद निर्वाचन करने का समय आकस्मिक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो ये आर्टिकल 62 में है। जैसे पद रिक्त हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, और पद रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति जो है सभापति के पद से इस्तीफा दे देंगे और राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो हमने अभी आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक हमने इसकी चर्चा कर ली है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति जो है, हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि
जो है राष्ट्रपति के रूप में रहे थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो सबसे कम अवधि रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन जो है इनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। और सब निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। और डॉक्टर बीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको सेकंड फेज की मतगणना के बाद ही उनको सफलता प्राप्त हुई थी। ये सबसे कम मतों के अंतर से जीते थे। जो हमारा न्यूनतम कोटा होता है वो कितना होता था, 50% से अधिक, तो ये एकदम जस्ट अधिक थे, 50.2%, सबसे कम मतों के अंतर से ये जीते थे। ठीक है। और एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के कैसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। बीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ा था। ठीक है। और जो सरकारी आवास है, जो राष्ट्रपति भवन है, इसको पहले वायसराय हाउस कहा जाता था 1950 तक। 1950 के बाद इसको राष्ट्रपति भवन बोला गया है, प्रेसिडेंट हाउस। इसकी जो डिजाइन है वो किसने की थी, ब्रिटिश वास्तुकार था जिसको नाम था एडविन लुटियंस। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना। और उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, अपने अभी तक थे जो पिछले राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद, और अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति, वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और जो अपने प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो सेकंड राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो तरह की हमने डिवाइड किया है। पहला है सामान्य शक्तियाँ, दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे भाग 18, जो आपातकालीन से रिलेटेड सारे उसमें अपने आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक हैं। पर यहाँ पे हम हल्का से चर्चा कर लेंगे, बट डिटेल में उधर चर्चा करेंगे। तो सामान्य शक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। सामान्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, पहला देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ में। आर्टिकल 53 के अंडर जो है राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। आर्टिकल 53 में जिसमें कार्यपालिका का प्रदान बोला जाता है। तो इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान के द्वारा प्रदत्त उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। ऑलरेडी बता ही दिया है, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 आएगा तो डिटेल में बताएंगे, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बातें नहीं, बाध्य है। और क्या है, आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी मामलों को सूचना दे, और राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए उनकी सबकी सूचना देनी चाहिए। और SC ST के लिए कुछ भी अगर पिछड़े वर्ग की जांच करने के लिए राष्ट्रपति कभी भी एक आयोग नियुक्त कर सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 लोकसभा को भंग भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। ये आर्टिकल 85 में है। संसद की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, आर्टिकल 108 में है। अगर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो वह संसद की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। और ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। लोकसभा प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष संसद की प्रथम सत्र प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। जब भी संसद की प्रथम सत्र होता है साल का, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन में जाके अभिभाषण देता है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति बिना कोई भी विधेयक कानून लागू नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति प्रत्येक विधेयक होगा, प्रत्येक विधेयक पर उसके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, मना नहीं कर सकता है, किंतु साधारण विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है।
वापस भेज सकता है तो, लेकिन जब संसद ने फिर से पुनर्विचार करके वापस भेज दिया, फिर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति फिर मना नहीं कर सकते हैं। और क्या है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय को 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, परंतु अब ये खत्म कर दिया गया है। क्योंकि एंग्लो इंडियन क्या है, देखो क्या था कि जब हम अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तो वो यहाँ आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने कई शादियाँ की थी। शादियाँ की तो उनसे जो बच्चे जन्मे, तो एक तो वो अंग्रेज लौंडा अंग्रेज था और लड़की हमारी हिंदुस्तानी थी, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको एंग्लो इंडियन बोला गया है। तो वो अंग्रेज तो इधर चले गए, लेकिन वो बच्चे और बीवी को इधर ही छोड़ के चले गए। तो वो एंग्लो इंडियन को पर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति जो है उन्हें लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सीट उनकी बुक कर सकता है, विधानसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है। उसके बाद नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ, सॉरी वीटो शक्तियाँ। वीटो 4 प्रकार की है। 4 प्रकार कौन कौन सी है? एक अत्यंतकारी वीटो है। वीटो क्या होता है? रोकना, किसी भी विधेयक को वो रोक सकता है। तो 4 प्रकार की है, एक अत्यंतकारी, निलंबनकारी, जेवी वीटो और जेवी वीटो है। जेवी वीटो के बाद कौन सा है? चौथा तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। अत्यंतकारी वीटो क्या है? इस वीटो में राष्ट्रपति जो है क्या करता है कि जो भी विधेयक है उसकी अपनी राय सुरक्षित रखता है और इस कारण विधेयक को समाप्त करके विधायक अधिनियम नहीं बन पाता है। पर ये अभी सब खत्म कर चुके हैं, खत्म हो चुका, अत्यंतकारी वीटो खत्म हो चुका है, अभी हमारे देश में ये लागू नहीं है। निलंबनकारी वीटो का, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक जो है, विधायक नहीं विधेयक है, विधेयक जो है संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति संसद को पुनर्रचना के लिए वापस भेज सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। वापस भेज सकता है, लेकिन जब वापस आएगा तो इसको लागू करना ही पड़ेगा इतना। और जेवी वीटो है जो सबसे पावरफुल वीटो है राष्ट्रपति के पास। जेवी वीटो जो है सबसे पावरफुल है, पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है इसको। ये राष्ट्रपति क्या है, अब देखो कोई भी अगर विधेयक है, अगर इसके पास आया, अगर वो लागू नहीं करना चाहता है, ना ही कुछ वापस भेजना चाहता है, तो राष्ट्रपति अपने पास इसको रख लेगा बस, और अनिश्चित समय के लिए रख लेगा, कोई उसका टाइम पीरियड नहीं, अपने पास रख लिया। फिर कोई माइका लाल उनसे जाके सवाल करे कि तुमने क्यों रख लिया, वापस करो, ऐसा कुछ नहीं, वो रखा ही रहेगा। ऐसा संविधान में कहीं नहीं दिया गया कि कुछ समय के लिए रख लिया, कोई समय सीमा इसकी तय नहीं है, ये याद रखना। इसका प्रयोग भी ऑलरेडी हो चुका है। इसका प्रयोग सर्वप्रति क्या है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इसका प्रयोग किया था। भारतीय डाक विधेयक को अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके अपने पास रख लिया था। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये आर्टिकल हमारे 123 123 में देखो 1 2 3 अध्यादेश जारी। सबसे जैसे जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देता है। अध्यादेश क्या होता है कि 6 महीने के लिए एक कानून हो जाता है कि 6 महीने तक ये इसकी वैलिडिटी रहती है, और जब भी संसद का सत्र शुरू होगा वैसे ही ये संसद में इसको पारित किया जाएगा। ये होता है अध्यादेश। तो इसको जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने रहती है। संसद का जैसे सत्र शुरू होगा वैसे ही इस पर कार्रवाई होगी, और संसद का जैसे सत्र शुरू हो गया वैसे ही इसको लागू कराना चाहिए। तो क्या न्यायिक शक्तियाँ, बाकी डिटेल में इसके बारे में जब आर्टिकल 1 2 3 पे पहुँचेंगे तब बताएंगे। न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? आर्टिकल 1 2 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारी और नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे सलाह मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो आर्टिकल 72 आएगा तब बताएंगे। तो क्षमादान, कोई मुलजिमों को क्षमा भी कर सकते हैं, तो उसमें कई तरीके की हैं। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सकता है, मृत्युदंड को उम्र कैद में बदला जा सकता है, इस तरह की है। तो आर्टिकल 72 में वो हम बताएंगे। वित्तीय शक्तियाँ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, हमारा बजट लागू होता है। वो बजट राष्ट्रपति के नाम से रक्षा मंत्री लागू करते हैं, हमेशा याद रखना बस। राष्ट्रपति की अनुमति बिना कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ पता ही है, जितने भी हमारे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 के सेकंड में ये दिया गया है। और किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करना और वास्तविक शक्ति ना होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति, भारत का राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह, हाँ ये भी है देखो,
ये सब कर सकते हैं, युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं, शांति स्थापित के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये संसद की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। संसद से इन्हें सलाह लेनी पड़ेगी, इनकी सलाह के बिना नहीं कर सकते हैं। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करते हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक क्या होते हैं? जो हमारे जो विदेशों में जितने भी कंट्री हैं, मैक्सिमम जगह पे हमारे राजनयिक रहते हैं। तो उनको कौन भेजता है? राष्ट्रपति भेजता है। राष्ट्रपति भेजता है तो राष्ट्रपति का पासपोर्ट नहीं बनता है, बट ये राजनयिक को पासपोर्ट बना के भेजते हैं, जिस पर राष्ट्रपति का साइन होता है ऑन बिहाफ ऑफ मी। मतलब राष्ट्रपति ये लिख के भेजता है कि ऑन बिहाफ ऑफ मी, और ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारे नागरिकों को उस देश में जो रह रहे हैं, तो उन सब के लिए राजनयिक हैं। तो राजनयिक शक्तियाँ क्या है देखते हैं। संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते एवं डील्स राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इन सभी को करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। तो बिना संसद की अनुमति के तो होता ही नहीं कुछ। तो वे सभी राजपूत उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों में राजदूत एवं उच्चायुक्त को प्रमाण पत्रों की स्वीकार करता है। ठीक है। अब अन्य शक्तियाँ देखो, कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं। कार्यपालिका शक्ति के प्रधान के नाते संविधान में राष्ट्रपति में कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग, कैग, राष्ट्रपति वित्त आयोग और कैग नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राजभाषा आयोग, यूपीएससी, चुनाव आयोग, SC ST जनजाति के आयोजन प्रदान के लिए संसद के सामने प्रस्तुत कर सकता है, करता ही है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी जितनी है उनका प्रशासन जो है राष्ट्रपति के अधीन ही चलाया जाता है, राष्ट्रपति शासन रहता है उधर। और इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति भी प्राप्त है। SC ST की जो भी रूप है उनके विभिन्न सामाजिक समूह को पहचान एवं उनकी सूचियाँ शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये बस जनरल जानकारी होनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी कौन चलाता है? उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा ही भेजे जाते हैं। हर राज्य में गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, वो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के नाम पे ही उधर शासन करते हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो बताई थी पहले, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 में बताया था ना। भाग 18 में हमारा पूरा भाग है ये आपातकाल का, जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 तरह के आपातकाल लगते हैं देश में। एक तो राष्ट्रीय आपात लगता है, एक राजकीय आपात लगता है, एक वित्तीय आपात लगता है। तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो है आर्टिकल 352 में है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा संकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था, जिसमें क्या बोला गया था कि जो आंतरिक अशांति है, इसकी जगह पे आंतरिक अशांति के शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, 1962 में, 1961 में और 1975 में। 1962 में क्या हुआ था? भारत पर चीन द्वारा आक्रमण हुआ था। 1971 में क्या हुआ था? भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण हुआ था, जो बांग्लादेश बनाया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और 1975 में कांग्रेस द्वारा आंतरिक अशांति के कारण जो हुआ था, उस टाइम भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो इंदिरा गांधी ने क्या किया था उस समय पे इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है। तो ये 1975 में हुआ था। उसके बाद सेकंड है राष्ट्रपति शासन, राजकीय आपात, जिसको बोलते हैं राजकीय आपात। आर्टिकल 356 के अंडर आता है राष्ट्रपति शासन, जिसको राजकीय आपात भी बोलते हैं। आर्टिकल 356 के अंदर जो है राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा उसके राज्यपाल ने अगर बोला है कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र के हिसाब, संवैधानिक तंत्र जो फेल हो गया, यहाँ पे संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उधर राज्यपाल बोलेगा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, वो भी संसद द्वारा 2 माह के अंदर आवश्यक हो जाता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रीय शासन 6 माह तक प्रभावी हो जाता है। तो पहले लगेगा तो 2 माह के लिए लगेगा, और जब संसद से स्वीकृति मिल जाएगी 6 महीने तक। उसके बाद 44 संविधान संशोधन में आर्टिकल 356 में ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के संकल्पों और अनुमोदन करने 6 माह तक चल सकेगा। इसके बाद 6 माह, किंतु उसके बाद संसद में यदि सदन में कोई संकल्प पारित नहीं किया गया तो फिर उसके बाद आपात घोषणा परिवर्तन नहीं होगा। निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन कराना कठिन है, तो कंटिन्यू ये प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा। उसके बाद तीसरा आपात जो है वित्तीय आपात है। ये
देखो हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, जो राष्ट्रीय आपात है ये संसद में साधारण बहुमत पास होता है। राष्ट्रपति शासन, सॉरी, ये लिखित रूप से, मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरह से राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन जो है ये साधारण बहुमत से संसद में पारित होता है। उसके बाद वित्तीय आपात जो है वो मौखिक रूप से ही लागू हो जाता है और इसकी कोई समय सीमा नहीं है, एक बार लागू हो गया तो कंटिन्यू ये लागू ही रहेगा। तो आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे संघ या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या संकट में है तो वह वित्तीय घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य है। यह 2 माह के लिए लागू होगा जब उसे अवधि की समाप्ति पूर्व संसद के दोनों सदनों के अनुमोदित ना की जाए। तो ये पढ़ लेना खुद ही। उसके बाद राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, इसमें क्या है कि जब, ऐसे बता देता हूँ, पढ़ लेना, ये पूरा पढ़ने में ज़्यादा समझ आता है। लोकसभा में जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्त होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो जो संसद है वो त्रिशंकु बन जाती है। त्रिशंकु बन जाती है तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार क्या करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का या तो विघटन कर देता है, या फिर लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो गया हो या अविश्वास पारित हो गया हो तो या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कहीं भी बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति जिसके पास भी सबसे ज़्यादा सांसद हैं उसको प्रधानमंत्री बना देंगे और बोलेंगे 1 महीने के अंदर आप बहुमत साबित करो। तो ये राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, विश्वास खो दिया हो, त्यागपत्र देने के लिए तैयार ना हो, उस स्थिति में मंत्रिपरिषद व्यवस्था बर्खास्त के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का उपयोग किया जाता है। ये ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो उसमें जेबी वीटो का प्रयोग करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जेबी वीटो में भी देखो राष्ट्रपति अपना स्वविवेक का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री की हत्या के बाद भी अपना विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये कहना गलत होगा कि बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों ने ये बात बोली है कि नाम मात्र के प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति, कठपुतली राष्ट्रपति हैं या रबड़ की मुहर हैं, इस तरह से संज्ञा दी जाती थी। ये सब कहना गलत है। और उसके पद में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले ही हो जाना चाहिए। ये सब तो मैंने ये अच्छे से कोशिश किया है कि आप लोगों की समझ में आ जाए। राष्ट्रपति का हमने पूरा राष्ट्रपति मतलब आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, इसमें कुछ आर्टिकल और बचे हुए हैं, वो आगे आएंगे। जैसे आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 71 है, वो सब आगे आएंगे। उपराष्ट्रपति का पढ़ने के बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो हमने एक ही वीडियो में आपको 48 मिनट का ये वीडियो है, सारे राष्ट्रपति की पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, उसका जितने आर्टिकल्स हैं, ट्रिक के हिसाब से मैंने ये ट्रिक याद कर लेना, नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे भटकते रहोगे। और ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आपके आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक एकदम क्लियर ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार